आज हम जयललिता की बायोग्राफी अम्मा, जिसे लिखा है वासंती ने, का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे। 68 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा तो भी वे मुख्यमंत्री ही थी। तो फिर चलिए पढ़ते हैं आखिरी चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे क्या सितारे उनकी रक्षा करेंगे। वासंती लिखती हैं, 16 मई 2016 को जयललिता अपनी निकट सहयोगी शशिकला के साथ स्टेला मैरिस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने आई। चुनाव पूर्व की रायशुमारियों में एकमत से डीएमके कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी। एक रिपोर्टर भागकर उनसे पूछने आया कि अपनी जीत की संभावनाओं के बारे में वो क्या सोचती हैं। जयललिता कुछ क्षण के लिए शांत और भावना शून्य दिखी। उसके बाद वो मुस्कुराई और कहा, 3 दिन और रुकिए, आप जान जाएंगे। यह एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। गोपालपुरम में डीएमके नेता 93 वर्षीय करुणानिधि से वोट डालने के बाद ऐसा ही सवाल किया गया तो उनका जवाब था, डीएमके पर्याप्त सीटें जीतेंगी। यदि विश्लेषकों की डीएमके की भारी जीत की भविष्यवाणी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह एक महत्वाकांक्षा रहित बयान था। 16 मई की सुबह तमिलनाडु की जनता अपने टीवी सेट से चिपकी हुई थी और डीएमके एवं अन्ना द्रमुक के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी कार्यालयों के समक्ष आ जुटे थे। परिणाम आने शुरू होने के बाद जयललिता के आवास पॉइस गार्डन को जाने वाली सड़क पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कभी डीएमके आगे दिखता तो अगले ही क्षण अन्ना द्रमुक को बढ़त मिल जाती। दोनों पार्टियों की स्थितियों में हो रहे इस उतार चढ़ाव ने उनके कार्यकर्ताओं को भारी असमंजस में डाल रखा था। सुबह के 10 बजते बजते अन्ना अरिवालयम स्थित डीएमके मुख्यालय में बेचैनी के संकेत दिखने लगे थे। दूर दूर से महिलाएं और पुरुष खुशियां मनाने के इरादे से वहां जमा हुए थे। जब अन्ना द्रमुक के 124 सीटों पर आगे चढ़ने की खबर आई तो कई रोने लगे तो कई अविश्वास में अपना सिर हिला रहे थे। उन्हें पता था कि तलपति यानी करुणानिधि के पुत्र स्टालिन ने चुनाव अभियान में किस कदर जी जान लगा दी थी और उन्हें डीएमके की जीत का पूरा भरोसा भी था। पार्टी मुख्यालय के भीतर मोड़ दिलेरी वाला था। एक कमरे में कार्यकर्ता पार्टी नेताओं के स्वामित्व वाला चैनल कलगनर टीवी देख रहे थे। चैनल की रिपोर्टिंग में अन्ना द्रमुक को मात्र 114 सीटों पर और डीएमके को 95 सीटों पर आगे बताया जा रहा था। वे स्पष्ट हो चुकी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए पूरी सुबह अपनी उम्मीदों पर कायम रहे थे। दोपहर तक स्थिति साफ हो चुकी थी कि 234 में से 134 सीटों पर जीतकर जयललिता एक बार फिर सत्ता में लौट रही हैं। 2 सीटों तंजावुर और अरवकुरिची में अन्ना द्रमुक द्वारा मतदाताओं में पैसे बांटे जाने के आरोप के कारण चुनाव रद्द कर दिए गए थे। लेकिन आरके नगर सीट पर जयललिता की जीत का अंतर पहले की तुलना में बहुत कम था। विजयी उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत तिरुवैयारू से चुनाव लड़े करुणानिधि को मिले थे। डीएमके को 89 सीटों पर जीत मिली, लेकिन अपने सहयोगी कांग्रेस की सीटों के साथ भी उनके पास बहुमत से बहुत कम मात्र 97 सीटें थी। डीएमके गठबंधन तमिलनाडु विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा विपक्ष भर बनकर रह गया। जैसा कि करुणानिधि ने उल्लेख किया, दोनों पक्षों के बीच मत प्रतिशत का अंतर बहुत छोटा था। अन्ना द्रमुक ने 40% वोट हासिल किए जबकि डीएमके कांग्रेस को 38% मत मिले थे। पूर्व संचार मंत्री करुणानिधि के भांजे मुरासुली मारन के पुत्र दयानिधि मारन ने कहा, तमिलनाडु की जनता का जनादेश डीएमके के लिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जयललिता ने करोड़ों रुपए खर्च किए। आलोचना और आरोप जो भी रहे हों, सफलता का कोई विकल्प नहीं होता है। जनता ने निर्णायक मत देते हुए जयललिता को बहुमत दिया था। डीएमके को एक मजबूत विपक्ष के रूप में चुना। नए खिलाड़ियों विजयकांत के मोर्चे और पीएमके को बुरी तरह नकार दिया। पॉइस गार्डन के बाहर फिजा ढोल और पटाखे की आवाज से भरी थी। महिलाएं खुशी में नाच रही थी। प्रसन्नचित जयललिता अपनी जानी पहचानी पोशाक हरी साड़ी में अपने घर के सामने विजय भाषण देने के लिए उपस्थित हुई। वरिष्ठ अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में मुलाकाती उनके पैरों पर गिर रहे थे। उन्होंने कहा, तमिलनाडु की जनता ने जो शानदार जीत हमें दी है उससे मैं अभिभूत हूँ। इस ऐतिहासिक जीत के लिए मेरी पार्टी और मैं तमिलनाडु की जनता के ऋणी हैं। जीत सचमुच में ऐतिहासिक थी क्योंकि 1984 में उपचार के लिए अमेरिका में रहते हुए एमजीआर के चुनाव जीतने के बाद यह पहला मौका था जब एक सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार गठित कर रही थी।
चुनाव अभियान के दौरान जयललिता ने ऐलान किया था, जनसेवा के अलावा उनकी कोई और इच्छा नहीं है और उनका जीवन जनता को समर्पित है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने किसी अन्य दल के साथ कोई बड़ा गठबंधन नहीं किया, जबकि 10 पार्टियां उनके विरोध में खड़ी हैं। जब उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी तो उनकी पार्टी के लोग हमेशा की तरह खामोश रहे, लेकिन उन्हें चिंता भी थी कि उनके नेता का अति आत्मविश्वास कहीं एक भूल न साबित हो। लेकिन जाहिर तौर पर जयललिता ने हिसाब लगा रखा था कि वो क्या कर रही हैं। उनके इस कदम ने उन्हें सहयोगियों की मांगों के आगे समझौते की जगह अपनी पसंद के उम्मीदवार उतारने की आजादी दी। उन्होंने कई नए चेहरों को टिकट देने का साहसिक फैसला किया। वैसे भी उनका चेहरा उनका करिश्मा था जिसने उन्हें वोट दिलाया था। जरूरत पड़ने पर उन्होंने घोषित उम्मीदवारों को बदलने में भी कोताही नहीं की, लेकिन किसी भी कोने से विरोध का कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ा। बिना किसी सहयोगी दल के समर्थन के बहुमत लाने से जयललिता को जो ताकत मिली वह अद्भुत थी। एक राजनीतिक विश्लेषक ने व्यंग्य किया, हमेशा दंडवत की मुद्रा में रहे पार्टी नेताओं को अपनी पीठ सीधी करने का मौका कभी नहीं मिलने वाला है। वो निरंकुश है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनके अनुयायी ये भी जोड़ेंगे कि उनकी नेता कृपालु भी है, जो जीतना और शक्ति धारण करना जानती है, जो विशेष योजनाओं के जरिए व्यवसायी समुदाय, किसानों और गरीबों से जुड़ी रहती हैं। उन्हें अम्मा ब्रांड के तहत कार्यान्वित अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं के असर का पूरा एहसास है। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब वोट डालने का वक्त आएगा, लोग अम्मा कैंटीन, अम्मा जल, अम्मा बेबी किट, अम्मा सीमेंट, अम्मा दवाखाना, अम्मा बीज आदि को नहीं भूलेंगे। ग्रामीण जनता भला अपनी जिंदगी को आसान बनाने वाले पंखे, लैपटॉप, साइकिल और ग्राइंडर को कैसे भूल सकती है। उनके चेहरे पर किसी देवी जैसी मुस्कान होती थी जब वे कहती, मक्का लुकग्गा नान, मक्का लुकग्गा वेवान, मैं जनता के लिए हूँ, सिर्फ जनता के लिए। आशीर्वाद पाने के लिए आपको प्रार्थना तक करने की जरूरत नहीं है। भले ही विपक्ष ने जयललिता द्वारा सितंबर 2015 में आयोजित तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संबंधी दावों का मजाक उड़ाया हो, यह सम्मेलन कर राहत और रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराते हुए राज्य में निवेशकों को लाने में सफल रहा था और ये छोटे एवं अति लघु किसानों को 100% सब्सिडी देकर काफी हद तक किसान वर्ग का समर्थन हासिल करने में भी सफल रही थी। मुफ्त बकरियों और गायों के वितरण ने ग्रामीण मतदाताओं को भी उनकी तरफ खींचा। अब उन्होंने छोटे और अति लघु किसानों के सारे कर्जे माफ करने की घोषणा की है। यह उनका सौभाग्य था कि विपक्ष बुरी तरह बंटा हुआ था और हास्यास्पद रूप से हर गुट मुख्यमंत्री का पद चाहता था। ये भी उनका भाग्य ही था कि डीएमके 2G घोटाले में शामिल होने के आरोपों के बाद पिछले चुनावों के दौरान गंवाई अपनी लोकप्रियता को अभी तक हासिल नहीं कर सकी थी। जयललिता ने भी डीएमके के परिवारवाद की ज्यादतियों का ढिंडोरा पीटने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इन सब के बावजूद पार्टी को पुनर्स्थापित करने के स्टालिन के अथक प्रयासों के चलते डीएमके अपना वोट शेयर 10% से अधिक बढ़ाने में कामयाब रही है। इसलिए जयललिता को पता है कि वह आराम से नहीं बैठ सकती। करुणानिधि का नाम लेते ही आग उगलना शुरू कर देने वाली जयललिता अब स्टालिन से जुड़ा कोई मामला हो तो बहुत नरम नजर आती हैं। उनके शपथ ग्रहण के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष स्टालिन की उपेक्षा हुई और उन्हें चौथी पंक्ति में जगह दी गई तो उन्होंने इस भूल पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें स्टालिन के आयोजन में आने की जानकारी नहीं थी और उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहने के लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उनकी पहली कार्यवाही उन 500 सरकार संचालित शराब की दुकानों टेस्मेक को बंद करने की थी जो स्कूलों या धार्मिक स्थलों के निकट अवस्थित थे। वह जानती थी कि खासकर महिला मतदाताओं के लिए एक भावनात्मक मामला है और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि अल्कोहल की बिक्री पर रोक विभिन्न चरणों में कार्यान्वित की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपना चौथा कार्यकाल शुरू करने के बावजूद निकट भविष्य में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता कायम है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय उन्हें बरी कर चुका है। अब 68 की उम्र में वो ऐसी अवस्था में आ चुकी हैं कि ऐसी चिंताएं अब उन्हें नहीं डराती हैं।
वह जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था, आज जहां है वहां तक पहुंचने में आग का दरिया पार कर चुकी हैं। लेकिन पार्टी को अपने कंधे पर ढोने की जिम्मेदारी थकाऊ और कभी कभार निराश करने वाली होती है। वो जानती हैं कि अगली पीढ़ी के नेतृत्व को अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ावा देना उनके लिए आत्मघाती होगा। वैसे इस जिम्मेदारी के लिए कोई सामने है भी नहीं। उन्हें नहीं पता कि उनके बाद पार्टी का क्या होगा। वह मघा नक्षत्र में पैदा हुई थी। तमिल में ज्योतिषी की भाषा में एक कहावत है, मगा ततुपन जगत मिल्ले। मघा नक्षत्र में पैदा हुई महिला दुनिया में किसी से भी अतुलनीय होती हैं। क्या उनका नक्षत्र उनकी रक्षा करता रहेगा? तो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं वासंती द्वारा लिखी जयललिता की बायोग्राफी अम्मा। इसके बाद आप किस महान हस्ती की बायोग्राफी सुनना पसंद करेंगे? इंदिरा गांधी, मायावती या फिर ममता बनर्जी? तो अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।